हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। सो गाइस, ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो 1 बना चुकी हूँ जिसमें हमने इन तीनों के मतलब देखे थे और हमने इंपॉर्टेंस को समझा था। जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो सबसे पहले देख लीजिए और तभी वीडियो 2 पे मूव कीजिए। आज हम करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: स्किल रिलेटेड फिटनेस, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस एंड कॉस्मेटिक रिलेटेड फिटनेस। चलिए गाइस, इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्किल रिलेटेड फिटनेस। स्किल रिलेटेड फिटनेस मेनली फोकस करता है स्किल पे। हर एक इंसान के पास अपनी खुद की स्किल होती है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं सचिन तेंदुलकर जी का, तो वो बैटिंग काफी अच्छी करते हैं। तो उनका मेन मोटिव क्या होगा कि मुझे बैटिंग के स्किल्स में ज्यादा फोकस करना है और उसको डेवलप करने की कोशिश करनी है। सो गाइस, नेक्स्ट है आपका हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। इसमें हेल्थ पे मेनली फोकस दिया जाता है। और अगर आपको पता हो, मैंने आपको पहले ही चैप्टर नंबर 1 में खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में बताया था। वो इशू करा गया है जिसकी वजह से जितने भी स्पोर्ट पर्सन है उनकी हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है। सो गाइज, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉस्मेटिक रिलेटेड फिटनेस। इसमें मेनली कंसर्न करी जाती है आपकी आउटवर्ड लुकिंग पे कि आपकी बॉडी किस तरीके से दिख रही है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी शेप कैसी है। ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी मेन फोकस होती है। तो अगर आप जिम वगैरह करते हो तो वहां पर आपकी प्रॉपर बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करी जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉस्मेटिक रिलेटेड फिटनेस। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्किल रिलेटेड में आपने फोकस करना है स्किल पे, हेल्थ रिलेटेड पे आपने अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, एंड कॉस्मेटिक रिलेटेड फिटनेस में आपने क्या करना है, अपनी अपीयरेंस, अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करना है। ठीक है, सो गाइज, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फिजिकल फिटनेस हैज 5 कंपोनेंट। उनको हम 5S के नाम से भी जानते हैं। पहला है स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना जिसको इंड्योरेंस कहा जाता है, सप्लीनेंस जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी भी कहते हैं, एंड सिंक्रोनाइजेशन जिसको हम कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। सो गाइज, ये जो टेबल है इसमें हमने 5S को और डीपली समझा रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम इन सभी के बारे में डिटेल में समझेंगे। चलिए, सो गाइज, हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ की डेफिनेशन बहुत ही आसान है, चलिए देख लेते हैं। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस और द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल और अ ग्रुप ऑफ मसल कैन एक्सर्ट। सो बेसिकली इसमें होता ये है कि जो आपकी मसल्स हैं वो मिलकर कितनी ताकत लगा रही हैं, उसी को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बुक को उठाना है, तो वो जो बुक है वो आपके लिए रेजिस्टेंस है, वो रुकावट का काम करेगी, बिकॉज उसके लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो आप मसल्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि अपनी पूरी ताकत लगाओ और उस बुक को उठाने की कोशिश करो। सो उस समय आप अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहे होगे। ओके, सो जब मसल्स मिलकर काम को करती हैं और कितनी ताकत से करती हैं, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। गाइस, आप स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं पाउंड्स में एंड डाइनीज में। ठीक है, ये इसकी मेजरमेंट यूनिट है। सो एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है एक मार्क्स का क्वेश्चन कि स्ट्रेंथ को किस में मेजर करा जाता है, तो आपको ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं। स्ट्रेंथ को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। एक होता है डायनेमिक स्ट्रेंथ और एक होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ। एंड डायनेमिक स्ट्रेंथ को अगेन सब डिवाइड करा जाता है: मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं। सो गाइस, मैं बात करने वाली हूँ डायनेमिक स्ट्रेंथ के बारे में। इसका एक और नाम है आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। आइसो मींस कांस्टेंट एंड टॉनिक मींस टेंशन। दोनों कंबाइन करके बनता है कांस्टेंट टेंशन। इनमें जो आपकी मसल्स हैं उसमें शॉर्टन एंड लेंथन का प्रोसेस चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डंबल जो है आपके हाथ में, आप उसको उठाएंगे एंड देन आपकी जो मसल है वो शॉर्टन एंड देन लेंथन, ये प्रोसेस होता रहेगा। इवन आपका पुश एंड पुल में भी ये प्रोसेस होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। चलिए अब इनके पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस, डायनेमिक के 3 पार्ट होते हैं: मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। सो गाइस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ में होता ये है कि आप अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा के किसी चीज को उठाने की कोशिश करते हो, उससे भारी चीज आप नहीं उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं, मेरे से 10 kg का आटे का कट्टा जो है वो उठ जाता है, लेकिन उससे ज्यादा मैं नहीं उठा पाऊंगी, उससे ज्यादा मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। सो ये मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम स्ट्रेंथ
और ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है, अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, शॉर्ट पुट कर रहे हैं, हैमर थ्रो कर रहे हैं, डिस्कस थ्रो एंड जेवलाइन थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को टेस्ट करा जाता है। सो गाइज नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में होता ये है कि हम स्पीड के साथ रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं। अगर मुझे मेरी मम्मी ने बोला कि 10 केजी का कट्टा शॉप से जाके ले आओ, तो मैं भाग के गई, वहां से उठाया और उठा के जल्दी से लाके मम्मी को दे दिया। तो यहाँ पर मैंने स्पीड के साथ अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और रेजिस्टेंस को ओवरकम करा, इसीलिए इसका नाम पड़ता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। इसमें स्पीड मैटर करती है, जबकि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसमें स्पीड मैटर नहीं करती है। उसमें मैटर करता है कि आप मैक्सिमम कितना वजन उठा सकते हो, बल्कि यहाँ पर आपने वजन के साथ साथ क्या देखना है कि आप कितनी तेजी से उठा के ला पा रहे हो। यहाँ पर स्पीड मैटर करेगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन किस किस का होता है, स्ट्रेंथ का और स्पीड का। सो गाइस देख लेते हैं कहाँ पर एक्सरसाइज होती है। स्प्रिंट, स्टार्ट, वेट लिफ्टिंग, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, जेवलाइन थ्रो, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट। यहाँ पर जो है ये स्ट्रेंथ को हम एक्सपीरियंस करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट है स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। इसमें ये होता है कि आप पूरी तरीके से थक चुके हो और फिर आप रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, उसी को हम स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कहते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस एबिलिटी is known as strength endurance. The ability to overcome resistance or to act against resistance under the condition of fatigue. Fatigue मतलब होता है थकान। थकने के बाद आप किस तरीके से रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, उसी को स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कहा जाता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं लॉन्ग रेस, स्विमिंग, रोड साइकिलिंग, पोल वॉल्ट, कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ इंड्योरेंस को टेस्ट किया जा सकता है। आगे मूव करते हैं। सो गाइज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक स्ट्रेंथ के बारे में। स्टैटिक स्ट्रेंथ में बेसिकली ये होता है कि आपका वर्क डन 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सिलेंडर को अपने दोनों हाथों से ऊपर की तरफ उठा रखा है और आप खड़े हुए हो, तो स्टैटिक पोजीशन में खड़े हुए बिल्कुल हिल नहीं रहे हो। होगा क्या, एक पॉइंट ऐसा आएगा आपके दोनों हाथ थक जाएंगे और आप उसको नीचे रखने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर आपने अपनी पूरी जो फोर्स है वो कहाँ लगा दी, उस सिलेंडर को उठाने में। तो यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती हैं जो विजिबल नहीं होती हैं। यहाँ बोल सकते हैं कोई डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होती, हेंस दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व, लेकिन उसमें हमारी जो फोर्स है वो जरूर लगती है। आगे दे रखा है इसको डायनामोमीटर से नापा जाता है एंड हम बोल सकते हैं पुशिंग अगेंस्ट अ स्टैंडिंग वॉल। इसमें एक और एग्जांपल भी है कि आपके जो घर है उसमें एक दीवार है और आप उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हो। दीवार तो खिसकेगी नहीं, इतने ताकतवर तो आप हो नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी तो जा रही है ना, आप फोर्स तो लगा रहे हो। तो ऐसी फोर्स जो दिखती नहीं है, जिसमें वर्क डन 0 होता है, उसी को हम स्टैटिक स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा स्पीड। स्पीड जो है एक एबिलिटी है जिसमें एक सेम काम को एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फास्टर रेट के साथ कर रहा है, तेजी से कर रहा है, ठीक है। सपोज ये एक ए इंसान है और ये है एक बी इंसान। इन दोनों को 100 मीटर की रेस में दौड़ना है और ए जो है उसको हम बोल सकते हैं कि वो 3 मिनट में इस रेस को खत्म करता है, वहीं पे जो बी है वो 2 मिनट में इस रेस को खत्म करता है। अब मुझे एक चीज बताओ कि कौन जल्दी कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी जो है उसके अंदर स्पीड है, बिकॉज दोनों ही इंडिविजुअल उनका जो टारगेट है वो सेम है, लेकिन जो बी है वो फास्टर रेट से कंप्लीट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर स्पीड काफी ज्यादा है। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। फर्स्ट वन इज फास्ट ट्विच फाइबर्स एंड सेकंड वन इज स्लो ट्विच फाइबर्स। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंड्योरेंस। इसमें बेसिकली ये होता है कि बिना थके काम को करते जाना और वो भी काफी लंबे समय तक। सो जनरली ये टेस्ट करी जाती हैं जो आपकी लॉन्ग रेसेस होती हैं उसमें 400 मीटर 800 मीटर, क्योंकि आप बिना थके जो है उसमें भागने की कोशिश करते हो और काफी लंबे समय तक आपको भागना होता है, तो वहां पर आपका एंड्योरेंस यानी कि स्टेमिना को हम चेक करते हैं, ठीक है। सो हम जनरली बोलते हैं ना बॉयज के अंदर ज्यादा स्टेमिना होता है एज कम्पेयर टू गर्ल। तो यहाँ पर ये चीज कही जा रही है कि काम को करने की क्षमता काफी लंबे समय तक लड़कों के अंदर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स के अंदर। सो ये एक स्टडी में प्रूव करा गया है, मैं उसी फैक्ट्स पे बोल रही हूँ, ओके। सो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंड्योरेंस एज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग, ओके। सो आगे मूव करते हैं। सो इंड्योरेंस जो है गाइस वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस और एक होता है लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस। सो शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस में होता ये है कि जो आपकी एक्शन है या मूवमेंट है वो काफी थोड़े समय के लिए होते हैं
और ये जनरली आपके कुछ गेम्स में देखने को आपको मिलेंगे, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, रेसलिंग। वहीं पे जो लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस है उसमें आप एक्शन और मूवमेंट करते हो लेकिन काफी लंबे समय तक। इसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे मैराथन हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत लंबे समय तक एक्शन में रहना पड़ता है क्योंकि काफी बड़ी रेसेस होती हैं वो, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, एक ए इंसान है और उसका हाथ मोड़ा जाता है, तो हाईएस्ट कितना लेवल तक उसको हम मोड़ रहे हैं कि उसको पेन नहीं हो रहा है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, उसी को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। सो गाइस जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए मैं इसके बारे में डिटेल में बता देती हूँ। सो गाइस पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होता है आपका द एबिलिटी टू कैरी आउट मूवमेंट टू ग्रेटर डिस्टेंस विद एक्सटर्नल हेल्प। आप मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको कोई सेकंड पर्सन हेल्प कर रहा है उस मूवमेंट को करने में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें आप मूवमेंट कर रहे हो लेकिन कोई अदर पर्सन आपको हेल्प नहीं करता है, आप खुद ही अपनी कोशिश करते हो मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने की, ठीक है। आप इसके पार्ट्स देखते हैं। सो गाइस स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी उन स्पोर्ट पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है जो बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में होते हैं, बिल्कुल ठहराव वाली पोजीशन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डाइविंग, सिटिंग या लाइंग इन पोजीशन में है तो उनको जरूरत होती है। गाइस नेक्स्ट है आपका डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें आप मोशन में होते हो और उस समय जो फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रेस कर रहे हो तो उस समय आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। गाइस लास्ट है आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। इसमें मैटर करता है कि जो आपके ऑर्गन्स हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपकी आईज और आपकी मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर आप चेस खेल रहे हो तो आपकी आईज, आपका ब्रेन और आपकी मसल्स, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सो कोऑर्डिनेशन बेसिकली मतलब होता है लिंक बिटवीन द ऑर्गन्स।